नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। और चूंकि हम लोग दिल्ली में सुरक्षित बैठकर ये चाय पर समीक्षा कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन हमने जो एक श्रृंखला देखी जो श्रीलंका से शुरू हुआ, बांग्लादेश आया, नेपाल में भी आया। नेपाल में भी एक दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा, लेकिन दूसरे दिन प्रदर्शन बहुत हिंसात्मक हुआ। अब पहले वाले दिन कह रहे हैं कि हमने तो हिंसा नहीं की, तो फिर दूसरे दिन कौन आके हिंसा किया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन नेपाल में तख्तापलट हो गया है, अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। सुशीला कार्की वहाँ की प्रधानमंत्री, अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री बनी है। तो बड़ा सवाल यही है कि हम गौरवान्वित है कि हम लोग भारत में हैं और हम लोग इतनी सारी भाषा, इतने सारे मजहब होने के बावजूद भी इस तरीके की बवाल हमने आज तक नहीं देखा है और शायद हम देखेंगे भी नहीं। लेकिन ये जो हमारे पड़ोसी देशों में हो रहा है और रातों रात 2 दिनों में तख्तापलट हो जाता है, वो आप इसको कैसे देखेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि जो हमने उदाहरण देखा था कि श्रीलंका का या बांग्लादेश का, वो प्रदर्शन करने वाले फिर चले कहाँ जाते हैं, ये समझ में नहीं आता है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जब कोई ऐसा आंदोलन खड़ा होता है किसी देश में, तो कुछ अराजक तत्व भी उसमें शामिल हो जाते हैं और वो फिर उस आंदोलन को दूसरी दिशा दे देते हैं। जैसे हमने नेपाल में भी देखा कि ठीक है कि सरकार विरोधी जो आंदोलन था जैन जी का, वो लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हमें हिंसा करना ही नहीं था। जी, तो अब वहाँ पे हमने देखा कि संसद में घुसे, वो जो नेताओं के घर जलाए गए, हिल्टन होटल था, हिल्टन होटल उसको जला दिया गया, यात्रा एजेंसी में आग लगाई गई, जो ये थे अपने मॉल वॉल थे कई सारे, वो लूट लिए गए। बहुत सारे भारतीय जो यात्री हैं उन्होंने शिकायतें की हैं कि उनके साथ लूटपाट हुई है, उनका सामान छीन लिया गया है, एक महिला की मृत्यु भी हो गई है। तो ये दिखाता है कि जो अराजक तत्व थे उन्होंने नेपाल की छवि को बिगाड़ने का काम किया। लड़ाई सरकार से थी, लेकिन जो नेता आप उन पर आरोप लगाते थे कि उन्होंने देश को लूटा, तो अब जो बचा था वो इन प्रदर्शनकारियों ने लूट लिया। ये जो जितना भी डैमेज हुआ है वहाँ पर, उसकी भरपाई कहाँ से होगी? नेपाल की जनता को ही आखिरकार उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो आपने अपनी ही कमर और तोड़ी है ये इस तरीके, और जो छवि बिगाड़ी है। अब आप बताइए कि जब किसी पर्यटक के साथ लूटपाट हो जाए, वो अपनी आपबीती सुनाएगा, आज सोशल मीडिया के इस युग में उसकी बात कहाँ तक जाएगी? तो क्या इतनी जल्दी पर्यटक वापस आ जाएंगे? और ऐसे में जब पर्यटन आपकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हो, तो इस तरीके की जो नकारात्मक खबरें हैं वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। पहले ही वहाँ पे बेरोजगारी है, महंगाई है और अराजकता का वातावरण है, कानून व्यवस्था का क्या हाल है वो तो अब देखने को मिल ही रहा है। और खासतौर पर अभी आप देखिए कि कानून व्यवस्था पर सवाल क्यों ज़्यादा खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि प्रदर्शन हुआ और इन प्रदर्शनकारियों ने ये हश्र किया। दूसरा, उससे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि 15,000 से ज़्यादा कैदी बाहर चले गए हैं, अब वो भी जनता में घुल मिल गए हैं। तो वो जो जिसका जो आपराधिक छवि वाले या जो अपराधी घोषित और जो सजा याफ्ता जो कैदी थे, अब वो भी जनता के बीच में हैं। तो कानून व्यवस्था कैसी होगी, अब आप इसका सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि क्राइम वहाँ पे बढ़ेगा और जो बाहर आ गया है उसको लगेगा कि अब तो मैं आ गया हूँ, तो मैं अपना वही काम फिर से करूँ। तो इस तरीके एक और चीज है यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो फिर भारत को भी होने वाला है ना, क्योंकि ओपन बॉर्डर है। बिहार, उत्तराखंड, नेपाल से आपका वेस्ट बंगाल ऐड है, फिर उत्तर प्रदेश का बहुत लंबा सीमा है और ओपन बॉर्डर है, तो वो तो सीधे आएंगे इस साइड। बिल्कुल, तो इसीलिए हमने पहले दिन से, आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने पहले दिन से ही जो बॉर्डर पर चौकसी है, निगरानी है, वो बढ़ा दी थी, सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। और लगभग जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 60 से 70 ऐसा आंकड़ा है जो कि कैदी वहां से भागे थे और इस साइड आ रहे थे, उनको पकड़कर हमने वापस कर दिया है। उसमें कुछ विदेशी भी बताए जा रहे हैं। तो दिखाता है कि भारत चौकस है और जो हमारी जो वहाँ के नेपाल के लोगों के साथ हमारी जो संवेदना है, हम उसका भी ध्यान रख रहे हैं कि अगर वहाँ पर कुछ कमी हो रही है। जैसे हमने देखा कि चाहे वो क्या बोलते हैं, तेल के टैंक हों या तेल के टैंकर हों या बाकी जो खाद्य सामग्री वगैरह है, वो वहाँ पर चली जाए ताकि लोगों को किसी चीज़ की कमी ना पड़े।
तो हम वो एक तरफ वो मदद भी जारी रखे हुए हैं और कोई आपराधिक तत्व हमारी तरफ ना आ जाए, कोई दूसरा षड्यंत्रकारी नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री करने की कोशिश ना करें, तो ये भी हम इसका भी ध्यान रख रहे हैं। तो चौकसी लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे जो चाहे सेना हो, पुलिस हो, तब तमाम अन्य बल हैं, वो सब चौकसी बरत रहे हैं। तमाम जो और प्रधानमंत्री ने, आपने देखा कि पहले दिन जिस दिन घटनाक्रम हुआ उसी दिन सीसीएस की मीटिंग बुला ली थी। तो घटनाक्रम को भारत ने बहुत संवेदनशीलता के साथ लिया है। और अभी जब हम देख रहे हैं कि जैसा आपने जिक्र भी किया कि हमारा जो बांग्लादेश है वो पड़ोसी, उसमें वहाँ पे अंतरिम सरकार है, नेपाल में अंतरिम सरकार हो गई, पाकिस्तान में तो वो अंतरिम सरकार ही बोलेंगे उसको क्योंकि वो मेन सरकार तो वहाँ पर वो सेना की है वहाँ पर। और आप देखिए कि अफगानिस्तान है, वहाँ पर श्रीलंका में है। तो अब ये दिख रहा है श्रीलंका में हालांकि अब निर्वाचित सरकार है, लेकिन वो कैसे चल रही है, किस तरीके से भारत बार बार चाहे वो लोन की गारंटी देता है, चाहे क्रेडिट लाइन देता है, तो वो दिख रहा है वहाँ पर कि किस तरीके से सरकार चल रही है। तो भारत अपने पड़ोस में जो ये अस्थिरता है, ये इसका खास ध्यान रखे हुए है और इस अस्थिरता से हमारे देश के अंदर कोई नकारात्मक प्रभाव उसका ना पड़े, कोई षड्यंत्रकारी अपने षड्यंत्र में सफल ना हो पाए, इस पर भी नज़र रखी जाती है। और आप ये देखिए, इसमें भारत के जो लोकतंत्र है ना, उसकी मजबूती देखिए, और कि इतनी अस्थिरता के वातावरण जो आसपास हमारे है, और वैश्विक परिदृश्य भी देख लीजिए, तो हमारे आसपास का ही अगर हम अस्थिरता का वातावरण देखें तो उस वातावरण में एक स्थिर लोकतंत्र, एक मजबूत लोकतंत्र, जो कि खास तौर से भारत ने भी राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखा है, लेकिन 2014 से आज तक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार, ठीक है कि इस बार एनडीए की स्पष्ट बहुमत वाली है सरकार है, तो ये एक लगातार राजनीतिक स्थिरता बनी हुई है। और अगर हम जो लोग कहते हैं कि भारत में भी नेपाल जैसी स्थिति हो जाएगी, तो उनको देखना चाहिए कि भारत कितना लोकतंत्र कितना मजबूत है, हमारे यहाँ पे सरकार मजबूत है, हमारे यहाँ नेतृत्व मजबूत है। आप चाहे अगर G7 के जो देश हैं उनके आप सूची देख लीजिए कि 2014 से लेकर आज तक वहाँ बिल्कुल, मैं वही कल पढ़ रहा था, कितने प्रधानमंत्री बदल गए, हमारे पड़ोस में कितने प्रधानमंत्री आए गए, अंतरिम सरकार बनी, चुनाव हुए, तख्ता पलट हुआ, ये सब हुआ। हमारे पास एक ही नेतृत्व 2014 से अब तक भी है। तो ये दिखाता है कि भारत का जो लोकतंत्र है मजबूत है, भारत की जो जनता है वो लोकतांत्रिक तरीके से अगर बदलाव करना है तो करती है। हमारे यहाँ पे भारत में आपातकाल लगा, देश की जनता ने मुखर विरोध किया, सड़कों पर उठकर विरोध किया, लेकिन इस तरीके का रास्ता नहीं अपनाया जैसा हम अपने पड़ोसी देशों में देखते हैं। भारत ने मतदान के जरिए सरकार में बदलाव किया। हमारे देश में आपने देखा कि किस तरीके से अन्ना आंदोलन खड़ा हुआ, पूरे देश में एक जन लोकपाल की मांग होने लगी थी, देश का बच्चा बच्चा उस आंदोलन से जुड़ा था, लेकिन बदलाव लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। पहले शीला दीक्षित की सरकार गई, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार भी गई, तो लेकिन हिंसा कहीं नहीं हुई, और स्मूथली ट्रांजैक्शन हुआ। बिल्कुल। और उसके बाद आपने देखा कि किसान आंदोलन हुआ, देश कितना बड़ा आंदोलन हो गया था, 1 साल से ज्यादा समय तक किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे। देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरीके का आंदोलन खड़ा करने का प्रयास हुआ था। सरकार झुकी लोकतांत्रिक तरीके से, जो डटे रहे अपने आंदोलन से, किसानों ने सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया, सरकार ने तीनों कृषि बिल वापस लिए और सब कुछ अब सामान्य चलने लगा। तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें भारतीयों का विश्वास है कि संवाद जो है वो ही एकमात्र सही रास्ता है। संघर्ष से समाधान नहीं निकलता, संघर्ष से समस्याएं बढ़ती हैं। तो ये भारत से और भारत के लोकतंत्र से, भारत को क्यों लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से संवाद से सारे जो मुद्दे हैं वो हल किए जाते हैं। तो इससे दूसरों को सबक लेना चाहिए। जो लोग कभी भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बोल देते हैं, भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा देते हैं, भारत के संवैधानिक संस्थानों पर उठा देते हैं सवाल, उनको भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता और उसकी जो व्यापकता है और संविधान में जो विश्वास है आम आदमी का, संवैधानिक संस्थानों में जो विश्वास है आम आदमी का, उसको देखना चाहिए। और आपका जो पहला सवाल था कि कैसे अचानक से इतना बड़ा ये आंदोलन खड़ा हो जाता है, देखिए, और नेपाल तो 2 दिन में सत्ता परिवर्तन, मैं उसको विस्तार देना चाहूंगा सर। क्या किसी थर्ड नेशन का इसमें हाथ हो सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि चीन से नज़दीक हुआ श्रीलंका, वहाँ क्या हुआ, चीन से नज़दीक हुआ बांग्लादेश, वहाँ क्या हुआ, और ये तो आपको चीन से नज़दीक ही माने जाते थे ओली साहब। जी बिल्कुल। और ट्रेंड भी चल रहा है ट्विटर पे कि वो ट्रंप ने अपने सलाहकार से पूछा कि व्हाट्स हैपेंड टू नेपाल, तो उनके सलाहकार ने बोला सर वो ओली था, ऑयल नहीं था। जी। तो थर्ड नेशन यहाँ पे है क्या कुछ? नहीं, देखिए, इस तरीके की थ्योरीज भी चलती हैं और तमाम देश
इस तरीके के काम करते रहते हैं। खासतौर पे अमेरिका पे इस तरीके के आरोप ज़्यादा लगते हैं। वहाँ पर तो एक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा हालाँकि, लेकिन उनको रखा ही इसलिए जाता था कि कहाँ पे कौन सी सरकार गिरानी है ये आपको ही देखना है। तो उनका ये काम होता था, वो अपने अभियानों को तमाम तरीके से आगे बढ़ाते थे। अब अगर हम नेपाल में देखें तो देखिए नेपाल का जो मुद्दा है ना, वो ये है कि एक तो वहाँ पर जो नेता हैं वो अमीर होते जा रहे थे, जनता के पास कुछ था नहीं। और ऊपर से आज के सोशल मीडिया युग में जब नेता का पुत्र अपने वीडियो या फोटो डालता है कि मैं तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा हूँ और सामने वाले के पास शाम को खाने के लिए 2 रोटी नहीं है, तो उसमें वो एक उसके मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि ये असमानता क्यों है? इसका ये जो भ्रष्टाचार है ये क्यों है? जो नेपाली लोगों के हमने इस बीच जो भी हमने उनके वक्तव्य देखे, वो बताते हैं कि किस तरीके से छोटे से छोटे काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। और वहाँ पर विकास की बात हो तो विकास सरकार कर नहीं रही थी और उसके नाम पर जो चीन के कर्ज के जाल में लोग फँसे जा रहे थे, वहाँ पे चीन ने ऐसे प्रोजेक्ट्स में फंसा दिया जिससे नेपाल को कोई आमदनी नहीं हो रही है बल्कि कर्ज उस पर बढ़ता जा रहा है। तो उसकी भरपाई जनता को ही आखिरकार करनी पड़ती है। भारत जो जिससे कि रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल का, उसके साथ संबंध बिगाड़ने का काम वहाँ की जो जब से संविधान वहाँ बदला उसके बाद से जितनी सरकारें आई हैं लगभग सभी ने काम किया ये। तो ये दिखाता है कि नेपाल जो है वो चीन के चंगुल में फंस रहा था, जनता उससे नाखुश थी। और चाहे किसी को वोट दे सरकार वही 2-3 लोगों की ही बनती थी। जी। जनता किसी को वोट दे 2-3 लोग ही घूम घाम के आ जाते थे और वही वो जो पहले माओवादी थे अब नेता बन गए थे और जिस दिशा में अब नेपाल को ले जा रहे थे उससे जनता आज आ चुकी थी। तो वहाँ पर जनता बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो संघर्ष है सिर्फ 2 घंटे या 2 दिन का नहीं था, ये जो चिंगारी बस वो फूट पड़ी क्योंकि गुस्सा बहुत समय से उबाल ले रहा था वहाँ पर कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमारे साथ ये नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जब नेता मंत्रियों को वहाँ पर कैबिनेट मंत्रियों को सड़कों पर दौड़ा कर पीटा गया तो वो कोई साजिश नहीं थी, वो लोगों का गुस्सा था, स्वाभाविक गुस्सा था सरकार के प्रति। तो इससे जो नेपाल में जो कुछ हुआ इससे सबको सबक लेना चाहिए कि भ्रष्टाचार का जब सीमा उसकी पूरी हो जाती है ना तो उसके बाद जनता फिर ऐसा ही हश्र करती है। सुशीला कार्की जी देखिए तो सुलझी हुई हैं। दूसरा अब आप देखिए कि वहाँ पर जो नेपाल का जो वो प्रधान न्यायाधीश रही हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जो रुख है वो सर्वविदित है। BHU से पढ़ी हुई हैं, भारत से उनका गहरा नाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रभावित हैं। और सुशीला कार्की जी के पास एक ये जो अचानक से उनके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है ना, ये उनको एक इतिहास में कुछ कर दिखाने का एक मौका मिला है। इतिहास उनको इसलिए अब याद रखेगा कि ऐसे समय में जब नेतृत्व खत्म हो गया हो, नेतृत्व का संकट किसी देश में पैदा हो गया हो, तब किसी व्यक्ति को अगर कमान सौंपी जाती है देश में स्थिरता लाने के लिए, देश को पटरी पर वापस लाने के लिए, सब कुछ सामान्य करने के लिए, निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपने के लिए और जनता का विश्वास संस्थानों में फिर से वापस लौटाने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो सुशीला कार्की जी कैसे करेंगी, क्या करेंगी आने वाले दिनों में हम देखेंगे। लेकिन एक सुलझी हुई महिला है और अनुभवी महिला है, स्ट्रांग महिला है, तो ये जरूर, और नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं तो इसलिए एक और अच्छी बात है ये जरूर। और स्त्री शक्ति के पास शक्ति होती है ऐसा हालातों पर विजय पाने की, चुनौतियों पर विजय पाने की, तो जरूर सुशीला कार्की जी भी सफल होंगी। बिल्कुल। और नेपाल में जो लोगों का गुस्सा भड़का वो ओली और बाकी उनके समकक्ष वाले जो प्रधानमंत्री रहे हैं जी, एंटी इंडिया स्टैंड भी उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है क्योंकि जिस तरीके से जेट जो बयान दे रहे हैं उससे साफ तौर पे वो पता चलता है। खैर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। और मतलब ट्रंप भी झुक सकते हैं, बस झुकाने वाला चाहिए। बिल्कुल। देखिए ये आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है, जो उनकी कार्यशैली है, उसमें राष्ट्र प्रथम की भावना निहित है। अब आप देखिए कि वो उन्होंने जो लाइन तय कर रखी है, और ये हमको ट्रंप के पहले कार्यकाल से पता है कि जब उन्होंने कहा था कि मोदी टफ नेगोशिएटर हैं, तो यानी कि वो राष्ट्रहित से जो जुड़े मुद्दे हैं उस पर समझौता कतई नहीं करते हैं, चाहे सामने ट्रंप हो चाहे कोई और हो। और ट्रंप भी ये बात समझ चुके थे। उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को लेकर भारत को घेरना चाहा, कभी भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने का श्रेय लेने की बात करी, कभी
अचानक से एक तरफ मुनीर को बुला रखा है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दे रहे हैं कि व्हाइट हाउस आ जाइए। तमाम तरह से उन्होंने भारत को फंसाने का और एक तरह से कह सकते हैं कि अपने आप को ऊपर रखने का प्रयास किया। जब उनको लगा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे हाथ नहीं आ रहे हैं या मेरी जो चालों में नहीं फंस रहे हैं, तो उन्होंने टैरिफ वाला गेम खेला। लेकिन भारत ने ये हमेशा करके दिखाया है, अटल जी ने भी दिखाया था अपने दौर में, कि जब भी इस तरीके के प्रतिबंध लगते हैं, जब भी चुनौतियां खड़ी होती हैं, तो उन चुनौतियों को कैसे चुनौती देनी है, उन चुनौतियों पर कैसे विजय पाना है। आत्मनिर्भरता की राह पर जब भारत को प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ाया, और जिस तरीके से अगर उन्होंने अपने बाजार बंद कर दिए टैरिफ लगाकर एक तरह से, तो हमने दूसरे बाजार तलाशने शुरू कर दिए। वो एक तरफ कह रहे हैं यूरोप को कि भैया आप इन पर 100% टैरिफ लगाइए, लेकिन यूरोप को पता है कि जिस तरीके की चुनौतियां खड़ी हुई हैं, हमको अपने लिए और बाजार चाहिए, तो वो भारत के साथ FTA करने उनकी टीम यहाँ पर आ रखी है। तो दिख रहा था ट्रंप को कि मेरी जो कार्यशैली है या जो मेरी जो शैली है, उससे अमेरिका अविश्वसनीय होता जा रहा है, और भारत एक तरह से आप देखेंगे तो कूटनीति का केंद्र बन गया। आप देखिए कि तमाम बड़े राष्ट्राध्यक्ष या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया पर के माध्यम से बात कर रहे होते हैं, फोन पर बात कर रहे होते हैं, या आना चाहते हैं या आ रहे हैं। तो एक तरह से भारत कूटनीति का केंद्र बन गया। तो और अभी हमने देखा कि वहाँ पे जो एक्स NSA हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा, जॉन बोल्टन ने कहा है कि अपने एक साक्षात्कार में, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO से जो संदेश दिया ना, उस मंच से, उन कुछ फोटोग्राफ्स के जरिए वो ट्रंप तक पहुंच गया है। तो मोदी को पता है कि कैसे सामने वाले को लाइन पे लाना है, वो लाइन पर ले आए, और वो जरा भी हिले नहीं, हिलना पड़ा, झुकना पड़ा अमेरिका को। तो ये भारतीयों का, देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का परिणाम है, लेकिन ये भारतीयों का सामर्थ्य भी है। भारत की जो शक्ति है, उस शक्ति के बलबूते ही जो भारत की प्रशासनिक मुखिया हैं, प्रधानमंत्री, वो इस तरह के निर्णय ले पाते हैं। बिल्कुल। और मोदी ने कभी नहीं कहा माय डियर ट्रंप। जी जी, वो ट्रंप को ही कहना पड़ा। मोदी भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बात कर रहे हैं जी। अब सर, आखिरी सवाल पे आते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव, CP राधाकृष्णन जी को जीतना था, वो जीते, शपथ भी हो गया, राहुल गांधी उस शपथ में नहीं पहुंचे। इसके अलावा क्रॉस वोटिंग भी हो गई। अब बड़ा सवाल ये है कि ये सब तो हो गया, लेकिन क्रॉस वोटिंग किसने किया? इसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद क्या एक बार फिर से भाजपा कोई नया गेम प्लान कर रही है? देखिए, ये हमको देखना होगा कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत अपने बलबूते नहीं है, NDA का बहुमत है। बिहार चुनाव के बाद क्या स्थितियां बनेंगी? तो अब बिहार चुनाव के बाद मान लीजिए कि अगर नीतीश जी फिर से चले जाते हैं दूसरे पाले में, उनको लगता है कि सरकार यहाँ नहीं बन रही, सरकार वहाँ बनेगी, तो कितने कम होंगे? अगर वो चले जाते हैं तो 12 कम हो जाएंगे ना, तो उन 12 का जुगाड़ करना है ना। तो वो कुछ कह नहीं सकते ना, उनका नीतीश जी जो आते जाते रहे, तो अब उसके बाद क्या होगा? तो अब वो 12 उनके जाएंगे, तो अगर मान लीजिए कि उनमें से 2 आ भी जाते हैं, तो 10 तो चले गए, तो हमको 15-20 मतलब बीजेपी वालों को 15-20 लोगों का जुगाड़ करके रखना पड़ेगा। तो वो उस समय की स्थितियों की कल्पना करके अभी से सब कुछ तय किया गया है भैया, कि आगे जाके मुश्किल नहीं आए, अचानक से काम नहीं करना पड़े। जैसे अटल जी की सरकार 1 वोट से चली गई थी, वो स्थिति ना आए, तो प्रबंध करके रखना पड़ता है सभी पार्टियों को। तो मुझे लगता है कि शायद वो भी एक कारण रहा कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्रॉस वोटिंग हो गई। और एक चीज़ और है, क्योंकि ये जो चुनाव था उपराष्ट्रपति का, इसमें ये गोपनीय मतदान होता है, किसने किसको वोट दिया ये पता नहीं चलता है। और अंतरात्मा की आवाज़ का आह्वान जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने भी किया था, और बीजेपी वाले भी कर रहे थे एक तरह से। तो ये लोगों ने अपनी मर्जी से वोट दिया है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिया गठबंधन में, जो कि कैमरे पर तो नहीं, वैसे बताते हैं कि जो उम्मीदवार का चयन किया गया उसमें हमसे कुछ पूछा नहीं गया, अपने आप ही उम्मीदवार ला दिया गया, जबकि हमने कुछ और नाम सुझाए थे। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस ने कुछ एक लोगों को, शायद शरद पवार की शायद सहमति थी, या एक आध को और सहमत अपने उसमें लेकर उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया। सबकी राय नहीं ली गई थी। तो जब सबकी राय नहीं ली जाएगी, तो इस तरीके के जो क्रॉस वोटिंग भी होगी। और बहुत से ऐसे जो सांसद हैं, उनको लगता है कि जिस तरीके की राजनीति अभी इंडिया गठबंधन कर रहा है, वो राजनीति हमारे राजनीतिक करियर में सहायक नहीं होगी आगे चलकर, तो इसलिए पाला बदलने में ही ज्यादा अच्छा रहेगा। एक सवाल सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हो रही है कि कांग्रेस ने क्या सोच के उम्मीदवार उतारा जी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोई अभी चुनाव होने नहीं है जी, जिसको
फर्क पड़ने वाला था। बीआरएस वो पहले ही बाहर हो गई थी जी। इसके अलावा जगनमोहन रेड्डी की पार्टी तो एनडीए के साथ खड़ी हो गई थी जी। आपको अगर उम्मीदवार ही लाना था तो आप भी तमिलनाडु से लेके आते, असम से लेके आते, जी। बंगाल से लेके आते, केरल से लेके आते। जी। आपने तेलंगाना से क्यों लाया? जी। और दूसरा क्या होता है कि ना, एक आप इनका इतिहास उठाकर देखेंगे ना, तो कभी भी इसको जब चुनाव हारना ही है ये तय है, तो कोई भी इनका बड़ा नेता सामने नहीं आता। हमने देखा था राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को आगे कर दिया, वो भी इनके आदमी नहीं थे। उस समय भी सब चले गए थे पीछे कि नहीं भैया हमको नहीं लड़ना है चुनाव, तो यशवंत सिन्हा जी को लड़ाया गया। उससे पहले जो चुनाव था मार्गारेट टेरेलुआ को लड़ाया गया था, उस समय भी कोई तैयार नहीं हो रहा था। हालांकि मार्गारेट टेरेलुआ कांग्रेस की थी, लेकिन गांधी परिवार से उनके जो रिश्ते थे वो खराब हो चुके थे और शायद उनसे कोई पुराना हिसाब चुका लिया गया उनको चुनाव हरवा के। तो ये बड़े गेम होते हैं कांग्रेस और विपक्ष के खेमे में, इस तरीके के हिसाब चुकता करना। हाँ, कहा जा रहा है ना कि असम से या बंगाल से या केरल से कोई उम्मीदवार कांग्रेस लेकर आई होती तो शायद भाजपा भी उस पे हमलावर होने का जो बहाना था उसको कम ढूंढती। जी। यहाँ तो भाजपा को मौका मिल गया था, उन्होंने सब कुछ बता दिया उनके रेड्डी साहब के बारे में। तो, जी जी जी। तो क्रॉस वोटिंग किसने किया ये तो गुप्त ही है। लेकिन ये है कि बीजेपी आगे की स्थितियों की कल्पना करके अभी से प्रबंध करके चल रही है। बिल्कुल। तो ये था आज का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।